नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का क्या योगदान है। जो अलग अलग कमेटी और कमीशन का जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, तो किस लिए हुआ था, लाइब्रेरी साइंस के विकास में क्या क्या है उसका, हर एक चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी हम PDF या वीडियो जो भी होता है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट PDF सब, वो सब हम अपलोड करते हैं। और आप लोग के लिए रोज़ 5 से 10 टेस्ट भी हम डालते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप लोग कम से कम कंटेंट आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो इसको कम से कम अच्छे से इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग देख सके। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान। तो चलिए, पहला है कि आज़ादी से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व गठित आयोग एवं समितियां कौन कौन सा है। आज़ादी से 2 टर्म पढ़ेंगे हम लोग, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का कमेटी और कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज़ादी से पहले का जो इम्पोर्टेंट कमेटी है या कमीशन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, पहला है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग कब हुआ था इसका गठन? 1882 ईस्वी में, और इसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, 1882 हंटर कमीशन बोलेगा तो 1882 किससे रिलेटेड है? भारतीय शिक्षा आयोग से। कब हुआ इसका गठन? 1882 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड रिपन पूछेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। और क्या बोल रहा है कि लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की थी। तो पूछेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो विलियम हंटर। ठीक है, दोनों आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, या जो अध्यक्ष रहता है उसके नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इसका अध्यक्ष हंटर कमीशन है, भारतीय शिक्षा आयोग का हंटर कमीशन है, तो इसको हंटर है, सर विलियम हंटर है, तो इसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है। तो पूछ लेगा कि हंटर कमीशन की गठन कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में। या इसको इस तरह से पूछ लेगा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। उसका अध्यक्ष कौन था? तो सर विलियम हंटर था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को घुमा के पूछ सकता है। चलिए, अगला क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 1854 के वुड घोषणा पत्र पूछेगा। वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। तो उसके कार्यान्वयन के का निर्धारण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1854 ईस्वी में जो वुड घोषणा पत्र आया था, उसके कार्यान्वयन का निर्धारण करना था। किसको करना था? तो भारतीय शिक्षा आयोग को करना था, कि 1854 का वुड घोषणा पत्र जो आया है वो सही तरीके से उसको लागू करना इसका मेन उद्देश्य था। इस आयोग की प्रमुख संस्तुति यह थी कि पुस्तकालयों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे संसाधनों से परिपूर्ण हो सकें। इस आयोग की प्रमुख संस्तुति यह थी, क्या थी? कि पुस्तकालयों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे संसाधनों से परिपूर्ण हो जाए। मतलब क्या हुआ कि इसको अधिक से अधिक धन प्रदान की जाए, ताकि वे हर एक संसाधन से परिपूर्ण रहे, मतलब किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहे। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसका स्थापना कब हुआ? 1902 ईस्वी में। इसको रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 1902 में। इसको रेले कमीशन के भी नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इसकी स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में की थी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो स्थापना हुआ, गठन हुआ, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। इसका अध्यक्ष कौन बना? सर थॉमस रेले बना। ठीक है, आगे है, आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को प्राथमिकता दी थी। इस आयोग का मेन उद्देश्य क्या था? कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। ठीक है, मेन उद्देश्य यही था। अगला है, आयोग ने संस्तुति दी कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए। इस आयोग ने क्या सिफारिश की? कि प्रत्येक एकेडमिक संस्थान में एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण, मतलब बहुत अच्छा लाइब्रेरी होना चाहिए, उसमें हर एक चीज़ सही होना चाहिए, स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए, हर एक पुस्तक होना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए। ये कौन सा आयोग सिफारिश किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेले कमीशन। अगला है, यह भी सिफारिश की गई कि जिस संस्थान के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, क्या सिफारिश किया? कि अगर अच्छा पुस्तकालय, अच्छा लाइब्रेरी नहीं होगा तो उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में अच्छे संदर्भ ग्रंथों का होना भी अनिवार्य बताया गया है। मतलब अच्छे संदर्भ ग्रंथ का होना अनिवार्य। आगे है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसका स्थापना कब हुआ? 1917 ईस्वी में। इसको सेडलर कमीशन बोलते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष सेडलर थे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.E. सेडलर। ठीक है, सेडलर कमीशन का स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ठीक है, सेडलर कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, उन्नयन, अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, उन्नयन के लिए और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। किसको? सेडलर कमीशन को। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। इस आयोग ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब लाइब्रेरियन जब लोग बनिएगा तो इस आयोग ने सुझाव दिया था कि लाइब्रेरियन को यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, एक प्रमुख पद दिया जाना चाहिए। ठीक है, विद्वानों के मार्गदर्शन में अच्छे पुस्तकालयों और शोधशालाओं की स्थापना और उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई थी। ठीक है, जितना भी समिति गठन हुआ है सब लाइब्रेरी को, मतलब एक अच्छा विकास करने के लिए ही गठन हुआ था। हर एक आयोग अपने अपने तरीके से अपना सिफारिश किए थे। ठीक है, तो ये तो था आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले कौन कौन था? तो भारतीय शिक्षा आयोग था जिसको हंटर कमीशन कहते हैं, 1882 ईस्वी। दूसरा था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जिसको रेले कमीशन बोलते हैं, 1902 ईस्वी। और तीसरा था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसको सेडलर कमीशन कहते हैं, 1917 ईस्वी। ठीक है, हम लोग 3 देख लिए आयोग। अब देखते हैं आज़ादी के बाद कौन कौन सा आयोग था उसको हम लोग देखते हैं। तो आयोग से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आयोग से 2 से 3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज़ादी के बाद पहला क्या था? आज़ादी के बाद पहला आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कब हुआ इसका? 1948 में इसका गठन हुआ। 49 में रिपोर्ट पेश किया। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं क्योंकि
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है आयोग को, तो पूछ लेगा, उसके नाम से भी पूछ लेगा कि इसका गठन कब हुआ था। राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। रिपोर्ट पेश किया 1949 में। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, अध्यक्ष राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन। इस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा। ठीक है, क्या कहा? पुस्तकालय को कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को क्या कहा कि ये विश्वविद्यालय का हृदय है। किसने कहा? किस कमेटी ने कहा? किस कमीशन ने कहा? राधाकृष्णन कमीशन ने कहा। ठीक है, अगर पर्सन पूछ ले तो सीटी देशमुख ने कहा। ये दोनों कहा है, सीटी देशमुख भी कहा है कि लाइब्रेरी विश्वविद्यालय का हृदय है, हार्ट है। ठीक है, और आयोग, राधाकृष्णन आयोग भी बोला है कि विश्वविद्यालय का हृदय है लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका क्या क्या प्रमुख सिफारिश था वो सब देख लेते हैं। इसका प्रमुख सिफारिश क्या क्या था? पहला था संस्था के कुल शैक्षणिक बजट का, मान लीजिए यूनिवर्सिटी में जो जितना भी बजट आया है उसका 6.25% या प्रति छात्र 40 रुपया पुस्तकालयों को अनुदान के रूप में प्राप्त होना चाहिए। मतलब जितना भी बजट आएगा यूनिवर्सिटी में शिक्षा से रिलेटेड, उसका 6.25% या प्रति छात्र 40 रुपया पुस्तकालयों को अनुदान के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगला है पुस्तकालय छात्रों के लिए कम से कम 12 घंटे खुले रहना चाहिए। पुस्तकालय छात्रों के लिए कम से कम कितना देर के लिए खुला रहना चाहिए? 12 घंटे के लिए। ठीक है, अगला है पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर दिया गया। पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला है प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग स्थापित किया जाए। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में क्या किया जाना चाहिए? पुस्तकालय विज्ञान विभाग का स्थापना किया जाना चाहिए। तो ये सब प्रमुख सिफारिश था किसका? राधाकृष्णन आयोग का। ठीक है, चलिए मेन इसका पॉइंट आपको याद रखना है, कितना % पूछ सकता है या कितना रुपया प्रति छात्र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, या उसका डेट पूछ लेगा कि राधाकृष्णन आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 1948 में, और पूछ लेगा कितना बजट का कितना % उसको अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए था, तो 6.25%। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका गठन कब हुआ? 1952 से 53 में। 1952 से 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, और इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। मुदालियर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में गठन होता है, और इसको मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए अध्यक्ष के नाम से भी कमीशन को जाना जाता है। तो चलिए इसका क्या है कि इस आयोग की स्थापना डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए किए गए थे। किसके विकास के लिए? माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था मुदालियर कमीशन का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, इसका क्या प्रमुख सिफारिश क्या था? इसका सिफारिश था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। ठीक है, पुस्तकालय को विद्यालय का एक आकर्षक केंद्र बनाया जाना चाहिए। मतलब पुस्तकालय को विद्यालय में आकर्षक केंद्र के रूप में बनाया जाना चाहिए। मतलब आकर्षक उसका बिल्डिंग हो, अंदर का जो भी फर्नीचर वो आकर्षक रूप में होना चाहिए, पुस्तक सब हर एक तरह का रहना चाहिए, तब जाके पाठक आकर्षित होगा। ठीक है, पुस्तक चयन प्रक्रिया में शिक्षकों और विद्वानों को शामिल किया जाना चाहिए। बुक सिलेक्शन के लिए किसको शामिल किया जाना चाहिए? शिक्षक प्लस विद्वान, इस दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है
पुस्तकालय में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। पुस्तकालय में ट्रेंड लाइब्रेरियन का और ट्रेंड स्टाफ का नियुक्ति होना चाहिए। ये प्रमुख सिफारिश था किसका? माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, ग्रंथालय समिति, या इसको लाइब्रेरी समिति भी बोलते हैं, पुस्तकालय समिति भी बोलते हैं, ठीक है, या रंगनाथन समिति भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा सकता है आप लोग को, इसलिए इसको अच्छे से इसको पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ग्रंथालय समिति, या लाइब्रेरी समिति, या पुस्तकालय समिति। लाइब्रेरी कमेटी हो जाएगा, या पुस्तकालय समिति हो जाएगा, या रंगनाथन समिति हो जाएगा, ठीक है। इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा पुस्तकालय समिति का गठन कब हुआ? तो 1957 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.आर. रंगनाथन थे, ठीक है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है 1957 में ही पद्मश्री मिला था एस.आर. रंगनाथन को। अगला है इसका प्रमुख सिफारिश क्या था? इसका प्रमुख सिफारिश था कि पुस्तकालय अनुदान का आकलन प्रति छात्र 15 रुपया और प्रति शिक्षक 200 रुपया के हिसाब से किया जाना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय अनुदान का आकलन प्रति छात्र कितना? 15 रुपया और प्रति शिक्षक 200 रुपया के हिसाब से किया जाना चाहिए। अगला है विश्वविद्यालय में एक संघ सूची, यूनियन कैटालॉग होना चाहिए ताकि अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान हो सके, ठीक है। एक संघ सूची, यूनियन कैटालॉग होना चाहिए ताकि अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान हो सके। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में कोई पुस्तक नहीं है तो दूसरे लाइब्रेरी से भी वो पुस्तक मंगा सके, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है मुक्त प्रवेश प्रणाली में पुस्तकों के खोने पर कर्मचारियों को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपन एक्सेस सिस्टम में, ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब हो गया कि कोई भी पाठक जाके अपने से बुक निकाल सकता है, पढ़ सकता है। इस क्रम में क्या होगा कि पुस्तक के खोने का भी डर रहता है, ठीक है। पुस्तक के खोने पर कर्मचारियों को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। ये किसका सिफारिश था? ये था रंगनाथन समिति का सिफारिश था। अगला है योग्य पुस्तकालय कर्मचारियों को शिक्षकों के समान ही वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारियों को शिक्षकों के समान ही वेतन मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फैजी समिति। क्या है? फैजी समिति या फैजी ग्रंथालय विकास समिति, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ? 1939 में हुआ। मद्रास प्रांत में पुस्तकालयों के विकास के लिए किया गया था। फैजी समिति का स्थापना कब किया गया था? तो 1939 में किया गया। कहाँ किया गया था? मद्रास प्रांत में पुस्तकालयों के विकास के लिए किया गया था। पूछेगा कि फैजी समिति का स्थापना जो किया गया था किसके विकास के लिए किया गया था? तो मद्रास प्रांत में पुस्तकालयों के विकास के लिए किया गया था, तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष थे ए फैजी, ठीक है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाद में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ था, ठीक है। पहला लाइब्रेरी एक्ट आज़ादी के बाद पूछेगा। पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम जो पारित हुआ वो तमिलनाडु में पारित हुआ, ठीक है, 1948 में, या मद्रास उसको बोल दीजिए, या तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु। तो पूछेगा आज़ादी के बाद तमिलनाडु में 1948 ईस्वी में पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ। आज़ादी से पहले कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। आज़ादी से पहले कोल्हापुर में, आज़ादी के बाद पहला कौन है? मद्रास, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया? इस रिपोर्ट के आधार पर बाद में मद्रास सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो फैजी समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। यह भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम था जो अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना, ठीक है। इसी को मॉडल बनाकर प्रत्येक राज्य अपना अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति,
1957, जिसको सिन्हा कमेटी भी बोलते हैं, सिन्हा समिति। ठीक है। इस समिति का गठन डॉक्टर AP सिन्हा की अध्यक्षता में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति और विकास हेतु किया गया था। सिन्हा कमेटी का स्थापना किस लिए हुआ था? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के स्थिति और उसके विकास के लिए इसका गठन किया गया था। तो पूछेगा सिन्हा कमेटी किस लिए था? सिन्हा कमेटी था पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, उसके स्थिति और विकास के लिए था। कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। सिन्हा कमेटी का दूसरा नाम क्या है? तो पुस्तकालय परामर्शदात्री कमेटी, 1957 ईस्वी। ठीक है। इस समिति ने अपना प्रत्यावेदन 1958 में दिया। कब दिया? 1 साल बाद दिया, 1958 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसका क्या है कि प्रमुख सिफारिश क्या था सिन्हा कमेटी का? इसका प्रमुख सिफारिश था भारत के प्रत्येक राज्य में एक पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए, एक्ट पारित होना चाहिए, लाइब्रेरी एक्ट। प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवाएं निःशुल्क मिलना चाहिए, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एकीकृत पुस्तकालय संरचना की स्थापना किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत लेवल तक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है। पुस्तकालयों के वित्त की व्यवस्था पुस्तकालय कर, लाइब्रेरी शेष के माध्यम से किया जाना चाहिए। पूछेगा पुस्तकालय लाइब्रेरी शेष के माध्यम से पुस्तकालयों का वित्त की व्यवस्था किस कमेटी ने सिफारिश किया था? तो सिन्हा कमेटी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग 1964-66, कोठारी आयोग इसको बोला जाता है। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी बोला जाता है, 1964 से 66। इस आयोग की स्थापना डॉक्टर DC कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? DC कोठारी की अध्यक्षता में। किसका? शिक्षा आयोग का। इस आयोग ने पुस्तकालय को किसी भी शैक्षणिक संस्था का धड़कता हुआ दिल माना है। पूछेगा कि धड़कता हुआ दिल माना है पुस्तकालय को, किस आयोग ने कहा था? तो शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ने। ठीक है। अगला है, इसका क्या है प्रमुख सिफारिश? इस आयोग का प्रमुख सिफारिश क्या था? इस आयोग ने पुस्तकालयों पर उचित व्यय के रूप में शैक्षिक बजट का 6.5% की अनुशंसा किया था। कितना? 6.5%। टोटल बजट का 6.5% खर्च होना चाहिए पुस्तकालय पे। यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक परिवर्तन हो सकता है। मतलब 6.5% से लेके 10% तक ये परिवर्तन हो सकता है विकास के लिए, लाइब्रेरी के विकास के लिए, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए। ठीक है। अगला है, पुस्तकालय अनुदान का आकलन प्रत्येक छात्र 25 रुपया, प्रत्येक छात्र 25 रुपया और शिक्षक पर 300 रुपया के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। इससे पहले कौन था? 15 रुपया प्रति छात्र और 200 रुपया प्रति शिक्षक। किस आयोग ने किया था? तो रंगनाथन समिति ने किया था। ठीक है। और ये कौन है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 25 रुपया प्रति छात्र और शिक्षक पर 300 रुपया प्रति छात्र। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसको बार बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और किसी भी स्तर की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वहाँ एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय स्थापित ना हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक लाइब्रेरी अच्छे तरीके से वहाँ पे स्थापित ना हो जाए तब तक उसकी स्थापना कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज के स्थापना को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान, RRLF 1972 में इसकी स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर, राजा राम मोहन राय के 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका स्थापना होता है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। पूछेगा कि राजा राम मोहन राय किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है। किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। और RRLF का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसका स्थापना कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना।
इसका मेन उद्देश्य क्या है? सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी को क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, हर एक जगह उसको खुलवाना है। ठीक है, उसका वित्त से रिलेटेड हर एक चीज़, स्टाफ सब चीज़ का देखभाल करना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का है। ठीक है, पूछेगा तो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। किस संस्था के आता है ये? किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब हुआ था स्थापना? 1972 में। ठीक है, यह राज्य सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह क्या करता है कि राज्य सरकारों को कि लाइब्रेरी एक्ट पारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जन चेतना और ज्ञान के प्रसार के लिए पुस्तकालय स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वित्त भी देता है। ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य नीति क्या क्या है? अन्य नीति देख लेते हैं क्या क्या है। पुस्तकालय पर राष्ट्रीय नीति 1985। ठीक है, प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करने और पुस्तकालयों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने पर बल दिया गया। ठीक है, डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में 1985 में एक कमेटी का गठन होता है और इसका उपयोग समिति ने सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करने और पुस्तकालय में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने पर बल दिया था। मतलब लाइब्रेरी में आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या हो? उपयोग हो। तो कौन सा कमेटी ने इसका प्रोत्साहित किया था? तो चट्टोपाध्याय कमेटी ने। पुस्तकालय पर राष्ट्रीय नीति 1985 चट्टोपाध्याय कमेटी। अगला है ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स लाइब्रेरी एक्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना में पारित तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। ठीक है, डिलीवरी बुक्स लाइब्रेरी एक्ट कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। किस योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और योजना लागू हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, यह इन नीतियों में पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था, उत्तम संग्रह और नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया? 1986 में। संशोधन कब हुआ? 1992 में। इस नीति में क्या था कि पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था होना चाहिए, उत्तम संग्रह होना चाहिए और नवीन प्रौद्योगिकी मतलब नया टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला है पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 है। 1951 से 56 से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक विभिन्न योजनाओं के तहत पब्लिक लाइब्रेरी में के विकास, उसके आधुनिकीकरण और नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाए, वित्त हेल्प किया जाए, फंडिंग किया जाए। 10वीं योजना के दौरान ज्ञान आयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। ज्ञान आयोग का स्थापना कब हुआ? 2005 में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ज्ञान आयोग। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सैम पेत्रोदा। प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ज्ञान आयोग का स्थापना 2005 में होता है। उसके प्रथम अध्यक्ष थे सैम पेत्रोदा और उसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान पुस्तकालय भोरे समिति 1946। भोरे समिति, भोरे कमेटी की संस्तुति पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रंथालय नई दिल्ली की स्थापना हुई। बाद में संकरण कमेटी 1981 ने हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क हेलिस की स्थापना की सिफारिश की। क्वेश्चन पूछेगा कि हेलिस का स्थापना कब हुआ? हेलिस नेटवर्क का 1981 में। ठीक है, किसने किया था? संकरण कमेटी के सिफारिश के बाद हुआ था हेलिस नेटवर्क। भोरे कमेटी 1946 के संस्तुति पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की नई दिल्ली में स्थापना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब लोग मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मॉडल क्वेश्चन है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए आप लोग। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1882 में। अगला प्रश्न है
किस आयोग को रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए आप लोग, किस आयोग को रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। तो रेले कमीशन किसको बोला जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। सर थॉमस रेले, लॉर्ड कर्जन, सर विलियम हंटर और सैडलर, M.E. सैडलर। तो इसका कौन हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.E. सैडलर, डॉक्टर M.E. सैडलर। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है? तो राधाकृष्णन आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने पुस्तकालयों की एक संस्था के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रति छात्र या प्रति छात्र कितना रुपया अनुदान देने की संस्तुति की सिफारिश की? तो बताइए। ऑप्शन है 5% या 30 रुपये प्रति छात्र, दूसरा ऑप्शन है 6.25% या 40 रुपये प्रति छात्र, और तीसरा ऑप्शन है 7% या 50 रुपये प्रति छात्र, और चौथा ऑप्शन है 10% या 100 रुपये प्रति छात्र। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6.25% या 40 रुपये प्रति छात्र। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1952-53 में। को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सिन्हा कमेटी या मुदालियर कमीशन? क्या होगा? मुदालियर कमीशन होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा 1957 में गठित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। अगला प्रश्न है, UGC ग्रंथालय समिति ने प्रत्येक छात्र पर कितना रुपया, प्रत्येक शिक्षक पर कितने रुपये के हिसाब से अनुदान का आंकलन करने की सिफारिश की? तो बताइए आप लोग। हो जाएगा 15 रुपया प्रति छात्र और 200 रुपया प्रति शिक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फैजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 ने किस प्रांत में पुस्तकालयों को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की? तो मद्रास प्रांत। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति नेपलिस तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। नेपलिस तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? DP चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, इस आयोग ने सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षीय रखने पर जोर दिया था? तो हो जाएगा सैडलर आयोग। अगला प्रश्न है, UGC ग्रंथालय समिति 1957 ने नए विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को पुस्तक के संग्रह हेतु कम से कम कितने रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की संस्तुति की थी? तो 3 लाख रुपया।
अगला प्रश्न है, तमिलनाडु ग्रंथालय पुनर्गठन कमेटी 1974 की संस्तुति के परिणाम स्वरूप किस पद का सृजन किया गया? जिला पुस्तकालय अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत के ज़्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बताइए आप लोग। तो सिन्हा कमेटी होगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ? तो ये 1854। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1986 में। अगला है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1946 के अध्यक्ष कौन थे, जिसे भोरे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जे भोरे। कब हुआ था जे भोरे कमेटी का स्थापना? 1946 में, गठन 1946 में। इसको दूसरा नाम क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जे भोरे। अगला प्रश्न है, 1981 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? संकरण कमेटी। 1981 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? संकरण समिति। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने यह संस्तुति दी कि जिस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय न हो उसे मान्यता बिल्कुल ना दी जाए? किस आयोग ने सिफारिश किया था? कोठारी आयोग, कि जिसके पास अच्छा पुस्तकालय ना हो उसको मान्यता ना दी जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। थ्योरी भी हम लोग कवर कर लिए और ऑब्जेक्टिव भी 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से इसको लाइक कीजिए। ठीक है, और जल्द ही इस चैनल को 1K 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए ये चैलेंज है। ठीक है, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। हम इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, थ्योरी भी आप लोग को दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करवा रहे हैं, तो मेरे लिए भी इतना कर सकते हैं। जल्दी 1K इसको कंप्लीट कीजिए इस चैनल को, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन लगाइए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।